नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है साइंस का महासंग्राम। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण पर्सन। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 12। जिन विद्यार्थियों ने साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज के पिछले 11 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में साइंस का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्न के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 12 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन देखते हैं, भौतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी, अब देखो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी आपको मैं देने वाला हूं। तो सभी प्यारे बच्चों को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया याद रखनी है। होती क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ। देखिए, पूरी संतुलित समीकरण में लिखने वाला हूं। 6 CO2 प्लस क्या 12 H2O, हाँ जी, और किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसमें होती है? क्लोरोफिल। ठीक है, लो जी, क्या बनता है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है, C6H12O6 और एक इंपॉर्टेंट बात क्या? 6H2O और क्या बनता है? 6O2। लो जी, ये संतुलित समीकरण है। तो आपको याद रखना है, ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की संतुलित समीकरण है। अब एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या? दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2। ठीक है, लो जी, और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। काफी इंपोर्टेंट बात। ठीक है, ये 3 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखने। प्रकाश की उपस्थिति में होती है, कहां होती है? क्लोरोफिल की सहायता से होती है। लो जी, याद करना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है दोस्तों, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में शामिल होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, रासायनिक और भौतिक घटक, जैविक और प्रतिजैविक घटक, भौतिक और सामाजिक घटक, जैविक और अजैविक घटक। तो दोस्तों, आपको याद रखना है क्या? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है दोस्तों? इकोसिस्टम। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन ये भी याद रखना है पहले, क्या कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द सबसे पहले किसने दिया? टेंसले ने। अरे किसने दिया था? टेंसले ने। लो जी, अब सर ये पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम क्या होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। क्या बताया रहे? बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक और अजैविक घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर जाएगा? डी जाएगा।
अब सर हमारे को ये बताओ कि ये जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इकोसिस्टम में समस्त सजीव जितने भी सजीव हैं, समस्त सजीव चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, समस्त सजीव कौन से घटक के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक कौन से होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में। तो याद कर लेना, एक तो तापमान, ठीक है, कौन सा होता है रे, तापमान। एक कौन सा, जल। एक कौन सा, प्रकाश। एक कौन सा, मृदा। और एक कौन सा, वायु। कौन कौन से, तापमान, जल, प्रकाश, मृदा और वायु। ये पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से घटक हैं, अजैविक घटक या अबायोटिक कंपोनेंट्स है। एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी आता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। तो यही याद रखने, तापमान, जल, प्रकाश, मृदा और वायु, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, देखिए प्रश्न संख्या 3 है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त मापक कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर और जाइरोस्कोप। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विद्युत परिपथ में विभवांतर का मापन करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, जिसको पासरो क्रम भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो याद रखना है कि वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। ऑप्शन देखते हैं, सारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, देखिए एक तो होते हैं अम्ल और एक होते हैं सार, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल स्वाद में कैसे, खट्टे। तो क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और अम्ल को इंग्लिश में बोला जाता है एसिड, ठीक है। और क्षार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। और अम्ल की जो पीएच मान होता है अम्ल का, वो होता है 0 से लेकर 6.9 तक, ठीक है। और क्षार का पीएच मान होता है 7.1 से लेकर 14 तक, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है, कुछ अम्ल के एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है, जैसे HCl हो गया, ये अम्ल है। H2SO4 हो गया, ये भी अम्ल है। और HNO3 हो गया, ये भी अम्ल के एग्जाम्पल हैं। जबकि क्षार के एग्जाम्पल जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और जैसे मान लीजिए MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी एक क्षार ही है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत सारे हैं, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आप जो भी बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए हैं और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अरे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। 11 के 11 टेस्ट के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना और बार बार रिविजन लगाना, और आगे भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो आप रेगुलर वीडियो देखो और सभी वीडियो के जो पर्सन है उनका आप नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। तो देखो, स्वाद में कड़वे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है, तो स्वाद में कड़वे कौन होते हैं, क्षार होते हैं, तो क्षार ही हो जाएगी। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सारा कुछ खाका तैयार कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है। ऑप्शन देखते हैं, गंधक, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सिलिकॉन। तो बताइए ओजोन को नष्ट कौन करता है, CFC, बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखो आपको याद करना है, क्या ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3, ये भी याद रखना है। कईयों को ये भी याद नहीं होता है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, O3। और ओजोन को नष्ट कौन सा रसायन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। देखिए पर्सन संख्या 6 है, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। धमाकेदार वाला प्रश्न है। ऑप्शन है 46,
22, 23 और 44। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब आपको मैं एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन दे रहा हूं जो याद करने। क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो गुणसूत्र होते हैं ना दोस्तों, इनको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम। कभी कभार पर्सन यही पूछ लिया जाता है कि बताइए मनुष्य के अंदर कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो आप कितने बताओगे? 46। और जोड़ी पूछे या पेयर पूछे तो कितना बताओगे? 23। नेक्स्ट, गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में रहते हैं, तो मनुष्य के अंदर कुल गुणसूत्रों की संख्या तो कितनी हो गई? 46 और जोड़े कितने हो गए? 23। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट। क्या? देखो, एक तो होता है नर और एक होती है मादा, और नर को क्या बोलते हैं? मेल, और मादा को क्या बोलते हैं? फीमेल। अगर और भी समझ में नहीं आया है तो नर का मतलब लड़का और मादा का मतलब लड़की। अब देखो, 23 जोड़ों में से नर और मादा के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर 22 जोड़े क्या होते हैं? समान होते हैं, दोनों के अंदर समान होते हैं। 22 जोड़े समान है तो टोटल कितने हो गए बताओ? 44 हो गए। इनको बोला जाता है दोस्तों ऑटोसोम। अरे क्या बोला जाता है? ऑटोसोम। धमाकेदार वाला प्रश्न बता रहा हूं भाई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है दोस्तों? अलिंग गुणसूत्र। तो बताओ, नर और मादा, मेल और फीमेल, लड़का और लड़की में 22 जोड़े गुणसूत्रों के समान होते हैं, जिनको बोला जाता है ऑटोसोम या अलिंग गुणसूत्र। तो टोटल संख्या 44। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि बताइए मनुष्य के अंदर कुल कितने ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितना आंसर होगा? 44। एक जोड़ा डिफरेंट होता है, समझ में आई बात? जिसको नर में तो दर्शाते हैं एक्स और वाई, ठीक है, और मादा में दर्शाते हैं क्या? एक्स और एक्स। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है दोस्तों एलोसोम। क्या बोला जाता है? एलोसोम, या हिंदी में बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। अरे क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है? लिंग गुणसूत्र या एलोसोम। तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो 44 और 2 46। ये भी पूछा जा सकता है कि लिंग गुणसूत्र या एलोसोम की टोटल संख्या 2 होती है। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन और क्या? देखो, नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु। ठीक है, नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु, जिनको स्पर्म बोला जाता है। और मादा में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं, एग बनता है। ठीक है, अब क्या? देखो, नर में 2 तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक्स और वाई, और मादा में जो अंडाणु बनते हैं वो एक ही प्रकार के बनते हैं, एक्स एक्स प्रकार के। ठीक है, तो कैसे? जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है। अब देखो, यहाँ से एक्स जा रहा है तो पहले से एक्स मौजूद है, तो एक्स एक्स मतलब क्या होगी? लड़की। अगर यहाँ से वाई जा रहा है तो एक्स वाई क्या होगा? लड़का होगा। तो संतान का जो लिंग निर्धारण होता है वो हमेशा पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है, पुरुष के गुणसूत्र से निर्धारित होता है, लड़के के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। बिल्कुल ये साइंटिफिक प्रूफ है कि एक महिला के एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है, 2 लड़कियां भी हो सकती है, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़कियां भी हो सकती है। ये एक गॉड गिफ्ट है दोस्तों। ठीक है, कई क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए गाँव के अंदर जो लोग हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, ठीक है, जिनमें ज्ञान की कमी है, वो आपको पता है जो सारा क्रेडिट है वो किसको दिया जाता है? महिला या फीमेल को दिया जाता है, जो कि क्या है? गलत है। कभी कभार तो दोस्तों इन केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि महिला सुसाइड तक कर लेती है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक प्रूफ है कि अगर किसी महिला के लड़का या लड़की होगी वो पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। और कई बाबाजियां के चक्कर भी लगाओ जिनका माहौल ज्यादा ही खराब होता है। ठीक है, तो बाबाजियों की लिस्ट आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। तो किसी के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान दे देगा आपको, लड़का भी देगा और लड़की भी देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है दोस्तों, धमाकेदार वाला पर्सन। देखिए, हाँ, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। ऑप्शन देखते हैं, क्षारकीय, उदासीन, क्षारीय और अम्लीय। तो दोस्तों देखो, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, तो स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 8। देखिए, पर्सन संख्या 8 है, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, कहलाता है क्या? कहलाता है
एमीटर, जाइरोस्कोप, थर्मामीटर और ओमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक यंत्र जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापन करने के लिए उपयोग में किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है, उसका क्या नाम है? एमीटर है। ठीक है, तो एट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो एमीटर होता है ये विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है। और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन क्या? धमाकेदार वाला पर्सन, एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 9। देखिए पर्सन संख्या 9 है, टेरेलिन का एक प्रकार है। किसका एक प्रकार है? पॉलिएस्टर का, एक्रेलिक का, रयान का या नायलॉन का? तो दोस्तों आपको बता देता हूं, देखिए पॉलिएस्टर है और एक्रेलिक है, रयान है, नायलॉन है, ये सारे कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। किसके रहे? कृत्रिम बहुलक के। ठीक है, कृत्रिम बहुलक के उदाहरण है। तो जो टेरेलिन है ये एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। कौन सा है? पॉलिएस्टर। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज, ये सेलुलोज तो एक किसका है? ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, और कृत्रिम बहुलक है। बहुलक से भी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है, चूना पत्थर, चाक और संगमरमर के अलग अलग रूप हैं। किसके अलग अलग रूप हैं? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, शर्करा और सोडा एस। तो दोस्तों आपको याद रखना है, चूना पत्थर, चाक, संगमरमर, ये किसके अलग अलग रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी भी कर रहे हो, तो दोस्तों आपके एग्जाम में केमिकल कंपाउंड्स, रासायनिक यौगिक से संबंधित 1% जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका शानदार वीडियो देखिए, केमिकल कंपाउंड्स का साधारण नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, इसका एक शानदार वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाओ, रासायनिक यौगिक, उनके महत्वपूर्ण सूत्र, रासायनिक नाम, इसके नाम से प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, वहां जाकर जरूर देखो। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड कोई पर्सन पूछेगा, रासायनिक यौगिक से संबंधित, तो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। सभी वीडियो के केमिकल कंपाउंड्स को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो और बार बार रिवीजन लगाओ। दोस्तों मेरा उद्देश्य टाइम पास कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि जो भी मैं पढ़ाऊं वो बच्चों के काम आना चाहिए और बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो सिलेक्शन होके रहेगा अगर आप दिन रात मेहनत कर रहे हो अच्छे से। तो दोस्तों साइंस की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, अगर वो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, ईमानदारी से सभी वीडियो के पर्सन को लिख रहा है और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे करते जा रहा है, तो साइंस में एक भी पर्सन गलत नहीं होगा दोस्तों। सैकड़ों विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं, इस बार बारी आपकी है दोस्तों। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। देखिए पर्सन संख्या 11 है, गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन इसके संचयन के कारण होता है। कभी कभार क्या होता है, अपन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मांसपेशियों के अंदर, पेशियों के अंदर ऐंठन हो जाती है, वो किस वजह से होती है? पर्सन हमारे को ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड, और केवल लैक्टिक अम्ल। तो आंसर आएगा केवल लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण हमारी मांसपेशियों के अंदर क्या हो जाता है? ऐंठन आ जाता है, पेशी ऐंठन हो जाता है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन की बात करें तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुल मसल्स या मांसपेशियां वो होती है 639, और मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। ठीक है, जब आपके कभी कभार कट लग जाता है ना आपके हाथ के ऊपर, तो वो रेड कलर का जो निकलता है वो मांसपेशियां तो होती है सभी के अंदर। जब कट लग जाता है हाथ के ऊपर तो रेड कलर का ही आता है ना, किसी में सफेद थोड़ी ना दिखता है। तो भाई साहब अगर सफेद दिख रहा है तो माहौल खराब है, क्या हमेशा रेड ही होता है? क्यों? क्योंकि जो हड्डियां हैं उनके ऊपर मांसपेशियां तो पाई जाएगी, और मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? रेड कलर का होता है। किसके कारण? मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। ठीक है, जैसे अगर आप मुझे बताओ
बताओ पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक के कारण। ठीक है, और अगर आपको पूछे क्या कि क्लोरोफिल वर्णक के कारण, तो पत्तियों का हरा रंग होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा होता है, मेलेनिन वर्णक होता है। लो जी, मेलेनिन वर्णक होता है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, दाब की एसआई इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, पास्कल और जूल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। देखिए प्रश्न संख्या 13 भी काफी धमाकेदार वाला है। प्रश्न संख्या 13 है, पाचन तंत्र का वो कौन सा भाग है जो बिना पचे खाद्य पदार्थ से जल और कुछ लवण के अवशोषण में सहायता करता है। ऑप्शन देखते हैं, वर्धांतर, क्षुद्रांतर, अग्नाशय और गर्शिका। तो दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको। कभी भी आपको पूछे कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जल का अवशोषण हमेशा बड़ी आंत के अंदर होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लेकिन एग्जामिनर साथी था और भाई साहब छोटी और बड़ी आंत के 3-3 भाग होते हैं ना, तो भागों के नाम दे दिया। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, देखो बड़ी आंत, ठीक है, जो बड़ी आंत होती है जिसको इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, बड़ी आंत की दोस्तों लंबाई होती है लगभग 2.5 से 3 मीटर। कितनी होती है, 2.5 से 3 मीटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, इस बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, मैं बता देता हूं, याद करने भाई इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से होते हैं, एक तो अंधनाल होता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों सिक्कम। क्या बोला जाता है, सिक्कम। ठीक है, और एक होता है दोस्तों कौन सा, वर्धांतर, जिसको बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में कोलन। क्या बोला जाता है, कोलन। और एक होता है दोस्तों मलाशय। ठीक है, मलाशय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों रेक्टम। क्या बोला जाता है, रेक्टम। तो ये किसके भाग हैं, ये बड़ी आंत के। तो जो जल का अवशोषण होता है वो बड़ी आंत के कौन से भाग में होता है, वर्धांतर या कोलन वाले भाग में होता है। ठीक है, तो 13वां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्षुद्रांतर छोटी आंत का भाग है। अग्नाशय, जिसको पेंक्रियाज कहा जाता है, ये तो एक ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, अग्नाशय या पेंक्रियाज। ठीक है, याद करना है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न संख्या 14 है, पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी इस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, आवर्धक लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पानी में रखा मार्बल बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पानी किस रूप में कार्य करता है, उत्तल लेंस और आवर्धक लेंस दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर इनमें से कोई नहीं को अगर काट कर अपना आंसर बनाए, क्या, बी व सी दोनों, बी व सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा, डी माना जाएगा, क्योंकि जो आवर्धक लेंस होता है ये एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। समझ में आई बात। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है। ऑप्शन देखते हैं, ग्लोबिन, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो कौन सा वर्णक रक्त में लाल रंग देता है, हीमोग्लोबिन। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आपको यह भी याद रखना है, हीमोग्लोबिन को HB के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और आपको यह भी याद रखना है, ये हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में, RBC के अंदर पाया जाता है। अब जो भी प्यारे बच्चे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक धमाकेदार वाला प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूं और सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, विद्या की सौगंध है। ठीक है, हाँ जी, क्या हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है, सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर किस किस को आता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में कितनी होती है और फीमेल में कितनी होती है। फटाफट दो भाई आंसर, सभी लोगों को देखना है, सभी लोगों को आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 12,
जिन विद्यार्थियों ने साइंस का महासंग्राम टेस्ट सीरीज के पिछले 11 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों ये सभी पर्सन आपकी आने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आपका साइंस का एक भी पर्सन मैं गलत नहीं होने दूंगा। आप सभी इन पर्सन के वीडियो को आप अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं, रेगुलर वीडियो देखें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ईमानदारी से इस वीडियो को आप सभी ग्रुपों के अंदर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।